नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 2 मई 2013 को मुंबई में दिया। अपने भाषण में मोदी जी ने कहा कि शायद पहली बार इस देश में बड़ी प्रखरता के साथ जनता के भीतर से एक आक्रोश उठ रहा है, और यह आक्रोश इसीलिए है कि वो देश में कुछ भी बुरा नहीं देख पा रहे, उसे बदलना चाहते हैं, और इसीलिए चाहे ट्विटर हो या फेसबुक, वो हर जगह अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। एक बात सही है कि हमारे देश में राजनीति अपनी जगह पर चलती रहती है। राजनीतिक दल, राजनीतिक नेता, विरोध, ये सारी बातें होती रही है। लेकिन शायद पहली बार इस देश में बड़ी प्रखरता से साथ जनता के भीतर से एक आवाज उठ रही है, एक आक्रोश की अभिव्यक्ति हो रही है। जिन्हें जहां जगह मिलती है, अगर ट्विटर पर मिले तो ट्विटर पर, फेसबुक पर मिले तो फेसबुक पर, जंतर मंतर जाकर के चिल्ला सकता है तो वहां चिल्ला करके, जहां उसको मौका मिल रहा है वो अपना आक्रोश व्यक्त कर रहा है। और ये आक्रोश कुछ लेने के लिए लोग नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हमारी मांगों पूरी करो ये कहकर के चलने वाले आंदोलन, उसके लिए चलने वाली लड़त बहुत होती है, लेकिन शायद आजादी के बाद बहुत ही कम ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो इन दिनों नजर आते हैं कि लोग देश का बुरा नहीं देख पा रहे हैं और इस परिस्थिति को झेल नहीं पा रहे हैं। सारे आक्रोश के भीतर की कथा लोग देख रहे हैं, नैया डूब रही है, परेशानी महसूस कर रहे हैं। मित्रों, कुछ हो या न हो, आज हो या कल हो, ये करें या वो करें, इश्यू वो नहीं है। लेकिन क्या हम हमारे देश को इस अवस्था में देखते रह जाएंगे क्या? क्या एक नागरिक के नाते क्या समय की मांग नहीं है? क्या हम इस परिस्थितियों के पलटने के लिए माहौल क्रिएट करें, एक ऐसी अवस्था पैदा करें, संगठित रूप में करें? भाइयों बहनों, मैं छोटी छोटी चीजें देखता हूं, मैं परेशान हो जाता हूं। और मैं गुजरात एक्सपीरियंस से, मेरा कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मैं छोटे से राज्य का सेवक हूं। मेरा प्रदेश बहुत गरीब है। 15% आदिवासी जनसंख्या है मेरे राज्य में। मेरे राज्य में 12 मास बहने वाली नदियां नहीं हैं। मुश्किल से तापी और नर्मदा के भरोसे हम गुजारा करते हैं। हमारी स्थिति यह है कि बहुत बड़ा रेगिस्तान है हमारे पास, और उधर पाकिस्तान है। सोलह 1600 किलोमीटर का समुद्री तट है। ये प्रदेश ऐसा है कि जिसके पास रॉ मटेरियल नहीं है, भू संपदा हमारे पास नहीं है। और ऐसी परिस्थितियों में भी अगर एक राज्य
वहां के लोग निराशा छोड़ करके आत्मविश्वास भरी हुई मन के साथ अगर स्थितियां पलट सकते हैं, अगर 6 करोड़ गुजराती कर सकते हैं, तो 125 करोड़ देशवासी भी कर सकते हैं। और उसकी पहली शर्त है, इस जनता जनार्दन के प्रति भरोसा चाहिए। हमारी युवा शक्ति पर हमें विश्वास होना चाहिए। खेत खलिहान में काम करने वाले हमारे किसान भाइयों के प्रति हमारा आदर भाव होना चाहिए। दिन रात पसीना बहा करके मशीन के साथ मशीन की जैसी जिंदगी जीने वाले मजदूर के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। माता बहनों की डिग्निटी, ये हम सबका दायित्व होना चाहिए। अगर ये हम माहौल क्रिएट करें, मैं गुजरात एक्सपीरियंस से कह सकता हूं, यह सब संभव है। हमारे पास कोई डायमंड की खदान नहीं है, लेकिन आज दुनिया में 10 में से 9 डायमंड जिस पर किसी न किसी गुजराती का हाथ लगा है। दुनिया का कोई भी धनी व्यक्ति उसके शरीर पर अगर डायमंड होगा तो विश्वास कीजिए वो डायमंड वाया गुजरात आया होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हम कर सकते हैं। हमारे पास आयरन और नहीं है, लेकिन आज स्टील इंडस्ट्री में हमारा लोहा मानना पड़ता है। हम भी निराश होकर के बैठे सकते हैं कि आप क्या करें भाई, पानी नहीं है तो ठीक है, जब बारिश आएगी तब कर लेंगे। नहीं, पता है ईश्वर ने व्यवस्था की है, हमारे पास नहीं है पानी, तो रोते बैठेंगे क्या? मित्रों, जिस देश में गंगा यमुना के पथ हो, कृष्णा गोदावरी हो, सिंधु का जल हो, सब कुछ हो, उसके बावजूद भी देश का एग्रीकल्चर ग्रोथ 2%, 3%, 2%, 3%। अगर एग्रीकल्चर ग्रोथ नहीं होगा तो रूरल इकोनॉमी को बल नहीं मिलेगा। और इस पूरे अर्थचक्र को गति देनी है, उसको बल देना है, तो हमें गांव के व्यक्ति का परचेजिंग पावर बढ़ाना पड़ेगा। गांव के नागरिक की खरीद शक्ति बढ़नी चाहिए। और गांव के नागरिक की खरीद शक्ति तब तक नहीं बढ़ती है जब तक कि हम एग्रीकल्चर ग्रोथ में हम सारी स्टैग्नेंसी को तोड़ करके बाहर नहीं निकलते। और इसलिए गुजरात ने अपने विकास के मॉडल को जो पसंद किया है, उसे 3 हिस्सों में बांटा है। 1/3 एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, 1/3 मैन्युफैक्चरिंग एंड 1/3 सर्विस सेक्टर। यहां बैठे हुए सब लोग जानते हैं कि जब 1 मई 1960 गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुए, उस समय के अखबार निकाल दीजिए, क्या बयान आते थे? बयान यही आते थे, क्या होगा गुजरात का, ये कैसे आगे बढ़ेंगे, इनके पास है क्या, कोई नेचुरल रिसोर्सेज तो है नहीं, करेंगे कैसे? ये चर्चा
उस समय का अखबार देखिए। और एक समय था हम लोगों की छवि क्या थी गुजरात की? वी वर अ ट्रेडर स्टेट। एक जगह से लेते थे, दूसरी जगह पे देते थे, बीच में निकालते थे। यही था हमारा। आज उसका कैरेक्टर पूरा बदल करके एक मैन्युफैक्चरिंग स्टेट बन गया। मित्रों, गुजरात की छवि थी अकाल पीड़ित राज्य की, वाटर स्कैर्सिटी वाले स्टेट की, एग्रीकल्चर ग्रोथ की कोई कल्पना नहीं कर सकता है। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड कहता है आपको, एकाध बार एग्रीकल्चर ग्रोथ बड़ा होना तो बड़ी बात नहीं है, होता है कि पिछली बार अगर माइनस है और इस बार अगर बारिश अच्छी हो गई तब 15-17% ग्रोथ एक साल में तो कर लेते हैं। लेकिन लगातार 10 साल का एवरेज करीब करीब 10% एग्रीकल्चर ग्रोथ, ये हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है। पानी नहीं था तो हुआ कैसे? मित्र, गुजरात पहला राज्य था जिसने एक इनिशिएटिव लिया। हमारे देश में मनुष्य भी बीमार होता है तो उसका हेल्थ कार्ड नहीं है। यहां पर इतने संपन्न लोग बैठे हैं, फिर भी बहुत लोग होंगे जिनका अपना हेल्थ कार्ड नहीं होगा। गुजरात के किसान के पास सॉइल हेल्थ कार्ड है। उसकी जमीन की तबीयत कैसी है उसका उसको पता है। उसकी जमीन में क्या कमी है, किस प्रकार की क्रॉप के लिए अनुकूल है, किस प्रकार की डेफिशिएंसी है, कौन सी दवाइयां चाहिए, कौन सा फर्टिलाइजर चाहिए, कौन सा न्यूट्रिशन वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, ये सारी चीजों को उसको वैज्ञानिक तरीके से समझाया। मेहनत पड़ती है, लेकिन अगर सही दिशा में काम करे तो परिणाम भी मिलता है। हमारे पास पानी नहीं था, हमने जल संचय का अभियान चलाया। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस मंत्र को लेकर के हम चले। एक एक बूंद से पैदावार करने का इरादा किया। गुजरात की 40-45 साल की यात्रा पूरे राज्य में कोई 1200 हेक्टेयर भूमि में ड्रिप इरिगेशन था 40 साल में। पिछले 10 साल के अंदर जो हमने काम किया उसका परिणाम है आज 9 लाख हेक्टेयर भूमि में ड्रिप इरिगेशन है। किसी ने कल्पना की थी कि कच्छ जो रेगिस्तान वो आज मैंगो एक्सपोर्ट करता है। बनासकांठा अनार की खेती में उसने नाम कमाया है। पोटैटो पूरे दुनिया का प्रति हेक्टेयर का जो रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड को ब्रेक करने का काम बनासकांठा के किसानों ने किया। मूलभूत चीजों को अगर हम एड्रेस करें, और इसलिए हम जो अनेक प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा करते हैं उसमें एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत बड़ा महत्व का काम है। उस विषय में हमारी बड़ी उदासीनता रही है देश में। जिस प्रकार से एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, इस प्रकार से एग्रो टेक्नोलॉजी की तरफ जाने की जरूरत है। हम आने वाले दिनों में उस पर बल दे रहे हैं। आज अगर इजराइल के अंदर 2 साल में एक बार जब एग्रीकल्चर फेयर लगता है, हमारे देश के हजारों किसान करोड़ों रुपया खर्च करके इजराइल जाते हैं देखने के लिए। अब ये कोई रॉकेट साइंस है कि इजराइल में ही हो सकता है। हमने तय किया 2014 में हम गुजरात में ग्लोबल लेवल का एग्रोटेक फेयर करने वाले हैं।